हेलो। इतिहास की क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर, जो न केवल राजस्थान के इतिहास में बल्कि भारत के इतिहास में भी बहुत अहम जगह रखता है। लेकिन इतिहासकारों की कलम से उसके ऊपर बहुत कुछ ज्यादा नहीं लिखा गया है। सोर्सेज बहुत कम हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज तो ना के बराबर है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि उसके ऊपर कुछ ऐसा खोज करके आप लोगों को दिया जाए ताकि इस नवीन विषय के ऊपर लोगों की जानकारी बढ़े और इसके ऊपर आगे और चर्चाएं हो और जो वास्तविकता है वो निकल करके हमारे सामने आए। तो आज हमारा चर्चा का विषय है बेराटगढ़, जिसे आजकल हम बदनौर कहते हैं, और उसका मेर समुदाय से संबंध या संपर्क। मोटे रूप में हम कह सकते हैं बेराटगढ़, बदनौर और मेर समुदाय। तो अजमेर मेरवाड़ से संबंधित जो इतिहास के जानकार हैं वो ये जानते हैं और समझते हैं कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अजमेर मेरवाड़ा के आसपास के जो राजपूत घराने हैं या राजपूत रियासतें थी, उन्होंने बहुत कुछ अजमेर मेरवाड़ा या मगरा मेरवाड़ा के बारे में नहीं लिखा है। जो कुछ लिखा है उसमें बदनौर के इतिहास की जो दो जिल्द है, दो वॉल्यूम है, उसमें जो कुछ सामने आया है वो मैं यहां रखने की कोशिश कर रहा हूं। बदनौर रियासत, जो कि मेवाड़ की एक अहम रियासत थी, यहां पर मेड़तिया राठौड़ चौहानों या मेड़तिया राठौड़ राजपूतों के अधीन आने से पूर्व ये जो इलाका है जिसे मगरा मेरवाड़ा कहा गया है वो मेरों के अधीन था। चाहे हमें जो कुंभा की जो राज प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ राज प्रशस्ति, या डॉक्टर दशरथ शर्मा या अन्य बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि बदनौर पर मेवाड़ राज्य के आधिपत्य से पूर्व ये जो इलाका है जिसे वर्धनगिरी या बेराटगढ़ कहा गया है वो मेरों के अधीन था। हालांकि इसमें भी कंट्रोवर्सी है कि मेर स्वतंत्र रूप से राज्य करते थे या ये किसी राजा के अधीन रहते थे। बदनौर के इतिहास में ये लिखा है कि मेरों का जो राज्य है वो कभी स्वतंत्र रहता था और कभी आसपास के जो राजा थे, जो शक्तिशाली राज्य थे आसपास में, कभी वो उनके अधीन रहा करते थे। क्योंकि इनके पूर्वोत्तर में अजमेर के चौहानों का राज्य था, दक्षिण में मालवा के परमारों का था और पश्चिम में गुजरात के सोलंकियों का था। तो जब कभी ये राज्य कमजोर होते थे तो मेर लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे और इन मेरों की जो राजधानी है वो बेराटगढ़ था, जिसे वर्धनगिरी और बाद में बदनौर कहा गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है। ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि वर्धनगिरी बेराटगढ़ को ही बाद में बदनौर कहा गया। बदनौर के अंतर्गत बदनौरा, मगरा, आकड़सादा, पाटण, टोकरवास, चांदरास, कासोड़, चैनपुरा आदि 7 तहसीलें थी। हमीर महाकाव्य में इस नगर को वर्धनपुर कहा गया है। अब जिन मेरों को
बेराटगढ़ का मालिक कहा गया है या उनका राज्य वहां होना बताया गया है, क्या वो मेर वही मेर थे जिनके नाम से मेरवाड़ा बसा हुआ है? क्या वो ओरिजिनल मेणाओं की एक खाप मेर यही वो मेर है, या अपने आप को सांभर का चौहान वंशी राजपूत कहने वाले जो चीता, महरात, काठात, घोड़ात, रावत, इनको मेर कहा गया है? इसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे और यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा कि वास्तव में बेराटगढ़ के ऊपर जिनका नियंत्रण था, कब्जा था, आधिपत्य था, वो मेर कौन थे। एक तरफ तमाम राजपूत रियासतों का रिकॉर्ड, अंग्रेजों का रिकॉर्ड, और कुछ इतिहासकार मेरों को हूणों की संतान बताते हुए ये कहते हैं कि ये मेर 5वीं शताब्दी में यहां आए और हूणों के ही ये अवशेष है। जैसा कि जयमल वंश प्रकाश जो बदनौर का इतिहास है, उसके अंदर ठाकुर गोपाल सिंह राठौड़ एवं संपादक केएस गुप्ता ने मेरों के संबंध में लिखा है कि मेर लोग पश्चिमी क्षत्रपों के वंशज हैं। इनके प्राचीन नाम शिलालेखों में मिहिर, मेर, मेव आदि मिलते हैं। बहुत से विद्वान मेरों की गणना हूणों से करते हैं। कार्लाइल नामक पुरातत्वविद ने मेरवाड़ा के निवासियों को शक्ल सूरत के आधार पर मेर यानी मीणा बताया है। इलियट ने शंका प्रकट की है कि ये लोग इंडो-सीथियन जाति के स्मृति चिन्ह हैं। कर्नल सीजे डिक्सन ने स्केच ऑफ मेरवाड़ा पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड के एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के हवाले से मेरवाड़ा के निवासियों को मेर लिखा है। तो वो सोर्सेज, वो जो स्रोत हैं जो अजमेर या मगरा मेरवाड़ा के निवासियों को ओरिजिनल मेर कहता है, यह है। जबकि मगरा मेरवाड़ा के जो निवासी है अपने आप को सांभरी चौहान कहते हैं, मानते हैं और कहलाना पसंद करते हैं। अभी भी चीता महरातों के गांव में औरतें मंगल गीत गाती है, तो ये गीत गाती है कि हथड़ेवा में मारा काका जी माने दीजो, बांकोगढ़ बेराठ दीजो, सवा शेर समदारा मोती दीजो, कड़ाजर की अगोर पछोर दीजो, नानना का जीना दह, धन है पद्मणि पूत जायो, हाक चढ़ हरराज आयो, गढ़ बेराट कलश चढ़ायो। तो ये जो रीति रिवाज परंपराओं में ये कहा गया है कि गढ़ बेराट के ऊपर चीता बर्डों का अधिकार था, वो चीता बर्ड मेर नहीं हो सकते। वो ओरिजिनली चौहान राजपूत है, लेकिन किसी कारणवश उनमें राजपूतों से आपसी विवाह संबंध बंद हो गए, जिसके कारण से कुछ ऐसे रीति रिवाज आदिवासियों के, मीणाओं के आ गए, जिसके कारण से ये शंका उत्पन्न हुई। मेरों की उत्पत्ति के संबंध में हम स्थानीय जो इतिहासकार है या स्थानीय राव, भांड, भाट, जागे या जो शोध करता है स्थानीय, उनकी बात को यदि माने, उनके शोध को यदि देखें, तो पाएंगे कि ये जो जिन्हें मेर कहा जा रहा है वो मेर नहीं होकर के चौहान वंशीय चीता बर्ड है। मेजर फतेह सिंह रावत ने मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक, श्री प्रेम सिंह चौहान ने मगरा मेरवाड़ा रावत राजपूतों का इतिहास, प्रोफेसर जलालुद्दीन काठार ने अजमेर मेरवाड़ा का इतिहास, भट्टराव दयाराम ने चौहान वंश का इतिहास, डॉक्टर मगन सिंह कुकड़ा ने
ऐतिहासिक वृतांत राय बहादुर किशन लाल शर्मा ने, जो ईएससी ब्यावर थे, ने अपनी पुस्तक मगरा मेरवाड़ा का इतिहास, रमेश चंद्र गुणार्थी ने राजस्थान की जातियों की खोज, रावत सारस्वत ने मीणों का इतिहास, अंबालाल भांड आदि इतिहासकारों ने अपने अपने वृहद शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 5वीं शताब्दी तक मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र में मूल मेर जाति का बाहुल्य था, लेकिन विक्रम संवत 520 के आसपास मेर जाति छिन्न भिन्न हो गई। मेर, मीणा, गुजर जाति राजपूतों की तरह श्राद्ध नहीं पूजते। दिवाली के एक दिन पहले श्राद्ध मनाते हैं। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनहल और अनूप नामी भाइयों ने, यही अनहल और अनूप जो चीता और बरड़ के पूर्व पुरुष हैं, इन मेरों को पराजित कर यहां अपना राज्य जमा लिया। तब मेर वंश के वे लोग ही इस क्षेत्र में रहे जो अनल और अनूप के वंशजों के चाकर के रूप में रहे। बाकी के मेर कितने ही मेवाड़ की तरफ और कितने ही मारवाड़ की तरफ जा बसे। मूल मेर जाति के गोत्र बूझ, बरगट, माहत, डाकड़, पबड़ी, किट, चरेड़, बाडमाड़, डोडिया वगैरह है। ये चीताबर्ड में नहीं मिलेंगे। ये मूल मेरों के गोत्र हैं। पदवी इनकी भी रावत है। इस कारण थोड़ा डाउट उत्पन्न होता है, लेकिन ये मेर बिल्कुल अलग है और आज जिन्हें रावत कहा जा रहा है वो रावत बिल्कुल अलग है, वो मेर नहीं है। उपरोक्त सभी विद्वान लेखकगण अनल और अनूप के वंशजों को, जिनके दो बड़े विभाग है चीता और बर्ड, जिनके अपने अपने 24-24 गोत्र हैं, को चौहान वंशी राजपूत मानते हैं। हालांकि वंशावली के संबंध में थोड़ा मतभेद है। कुछ शोधकर्ता अजमेर के पृथ्वीराज चौहान से तादाद में स्थापित करते हैं और कुछ जो शोधकर्ता है वो अनहल और अनूप को सांबर से नाडोल आकर राज्य स्थापित करने वाले राव लखन सिंह के पुत्र बताते हैं, जो कि परिस्थिति, काल, वंशावली के अनुसार बहुत सटीक मत है। कुल मिलाकर अनल व अनूप के वंशज जिन्होंने बेराटगढ़, बदनौर पर राज्य किया, वो मूल आदिवासी मेर ना होकर सांबर के चौहान वंशी चीता बरड़ है, जिनके परिस्थितिवश राजपूत समाज से विवाह संबंध विच्छेद हो गए, लेकिन उनका रक्त क्षत्रियोचित चौहान वंश से है। अनल की 16वीं पीढ़ी में राव करण सिंह चीता हुए, जो बेराटगढ़, रोडवा, बादसी और भूमड़ा के शासक हुए। राव करण सिंह के राव सेला राणा, जिनके बाद हरियाणा चीता, जिन्हें हम पीर हरराज कहते हैं, और उन्हीं पीर हरराज के वंशज आज पूरे अजमेरा में जो 12 गांव चीतों के हैं वहां पर निवास करते हैं। इस क्षेत्र को मेरवाड़ा नाम कर्नल टोड द्वारा दिया गया, जो संपूर्ण पर्वत को मिहिर कहा जाता है। मिहिर से मेर, यानी प्राचीन काल में जो लोग इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे, मिहिर क्षेत्र में रहते थे, वो मेर कहलाए। मिहिर क्षेत्र में रहने वाली सभी जातियों का धोता के न कि केवल चीता बरड़ का अंग्रेज लेखकों वे सर्वेक्षणकर्ताओं ने भूलवश या अज्ञानवश ही यहां के सभी निवासियों को मेर लिख दिया, ऐसी संभावना ज्यादा है। यानी कि चीता बरड़ मेर नहीं है। यदि हम राजस्थान सरकार और भारत सरकार की ओबीसी की लिस्ट को भी देखें तो पाएंगे कि वहां पर नंबर 50 के ऊपर मेर शब्द को ओबीसी, मेर जाति को ओबीसी में आरक्षण दिया गया है और ब्रैकेट में मेरात काठात, मेरात गोड़ात और चीता लिखा हुआ है। यानी कि इन जातियों को मेर बताया गया है और ओबीसी में रखा गया है। पहली बात तो मेर यदि आदिवासी थे तो वो ओबीसी कैसे हुए, और मेर चीता, गोड़ात और मेरात यदि मेर होते तो रावत क्यों नहीं है, रावत भी मेर होने चाहिए। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी कंट्रोवर्सियां इलाके में फैला दी गई। इस कारण से इस विषय के ऊपर बहुत कुछ बोलने के लिए लोग तैयार नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि इस विषय के ऊपर कुछ बोला जाए, लिखा जाए, ताकि लोगों की समझ में आए कि वास्तव में ये जो अबूझ पहेली बनी हुई है
चीता, मेरात, रावत और बहुत सारे जो अन्य वंश के लोग यहाँ पर गहलोत, मोटिस, पंवार, भट्टी ये आए हुए, ये कौन कहां से हैं, तो इसके ऊपर कुछ चर्चा हो और लोगों के सामने सही बात आ सके। अब मूल विषय पर लौटते हैं। जब मुस्लिम शासकों ने अजमेर, गुजरात और मालवा के राज्यों को नष्ट कर दिया, तब अजमेर के साथ मेरवाड़ा भी उनके हस्तगत हो जाने से 13वीं शताब्दी के मध्य में बदनौर पर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया। एक शताब्दी तक ये अधिकार रहा। 1293 के आसपास रणथंभौर के प्रसिद्ध चौहान राजा हमीर ने अपनी विजय यात्रा में आबू से लौटते वक्त वर्धनपुर और चांग को लूटा था। उस समय यहां मुसलमानों का अधिकार था। 1316 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से अनेक छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए। उस समय मेरवाड़ा के मेरों का भी स्वतंत्र होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। 1393 ईस्वी के आसपास चित्तौड़ नरेश महाराणा लाखा ने मेरों को जीतकर उनके बेराटगढ़ नामक पहाड़ी प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। 1460 ईस्वी के कुंभलगढ़ के शिलालेख और चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उग्र तेज वाले महाराणा लाखा ने मेरों पर अति भीषण आक्रमण किया। महाराणा का रणघोष सुनते ही मेरों का धैर्य नष्ट हो गया। बहुत से मेर मारे गए। उनका बेराटगढ़ का वर्धनगिरी पर्वत शिखर छीन लिया गया। बाद में इसे धवल सिंह डोडिया को जागीर में दे दिया गया। सरदारगढ़ लावा के डोडिया सामंतों के इतिहास से विदित होता है कि उनके पूर्वज धवल सिंह को महाराणा लाखा ने गुजरात से बुलाकर बदनौर, मसूदा, नंदराय आदि परगने जागीर में दिए थे। ये धवल सिंह डोडिया गुजरात से आए थे। बदनौर के पास महाराणा लाखा का गयासुद्दीन तुगलक के साथ युद्ध हुआ, जिसमें धवल सिंह डोडिया और उनके पुत्र नरेंद्र दोनों मारे गए। लाखा किसी भी कीमत पर अपना क्षेत्र खोना नहीं चाहता था, अतः सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और 1389 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक को पराजित कर अपने क्षेत्र को पुनः हस्तगत करने में वो सफल रहा। मुस्लिम सेना को हराने से भी बदनौर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकी। पुनः मेरों ने अशांति की स्थिति उत्पन्न कर दी। महाराणा मोकल के राज्यकाल के अंतिम वर्ष में 1433 में मेरों ने फिर स्वतंत्र होकर उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। मैं बार बार यहां मेर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सारे सोर्सेज में यहां के जो स्थानीय चीताबरड़ थे उनको मेर ही लिखा हुआ था। मैं हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये चीताबरड़ मेर है, लेकिन यहां पर बार बार एक इतिहास की परंपरा के अनुसार मेर मैं बार बार कह रहा हूं। उनको दंड देने के लिए उन्होंने मेरवाड़े की तरफ प्रस्थान किया, परंतु वे मार्ग में ही मदारिया गांव में चाचा वे मेरा, महाराणा खेता की पासवान के पुत्र थे चाचा मेरा, के हाथों मारा गया। इस दुर्घटना के कारण मेरों पर चढ़ाई नहीं की गई और उनके उपद्रव बराबर जारी रहे, परंतु मोकल के उत्तराधिकारी महाराणा कुंभा ने कुछ वर्षों बाद मेरों पर आक्रमण कर उनका मुख्य स्थान वर्धनगिरी पर्वत पुनः विजित कर लिया और मेरों की शक्ति को समूल नष्ट कर दिया। आए दिन क्षेत्र में उपद्रव बने रहने से महाराणा ने पुनः इसे किसी जागीरदार को सौंपने का निश्चय किया तथा टोडा के राव सुल्तान को बदनौर का जागीरदार नियुक्त किया गया। मोहता नैन सिंह ने अपनी ख्यात में लिखा है कि बदनौर में पहले मेर और गुर्जरों की बस्ती थी, परंतु अब वहां जाट रहते हैं जो अपने को राव सुल्तान की बसी का बताते हैं। राव सुल्तान के टोडा चला जाने के बाद बदनौर का परगना कुछ वर्षों तक मेवाड़ के खालसे में रहा। खालसा यानी केंद्रीय सत्ता। इसके बाद महाराणा रायमल ने अपने देहांत से पूर्व कुंवर सांगा को आश्रय देने के उपलक्ष्य में श्रीनगर के पंवार करमचंद को बदनौर की जागीर दी। फिर सांगा ने अपनी विपत्ति के समय की गई सेवा के उपलक्ष्य में राज्य पाने के दूसरे वर्ष ही अर्थात
1510 ईस्वी में करमचंद परमार को अजमेर, परबतसर, मांडल, बदनौर, फूलिया, बनेड़ा आदि 15 लाख रुपए वार्षिक आय के परगने जागीर में प्रदान किए। विक्रम संवत 1613 यानी कि 1556 में महाराणा उदय सिंह ने बदनौर का परगना मेड़ता के राठौड़ जयमल को जागीर में दे दिया। परंतु 1559 में जोधपुर नरेश राव मालदेव ने बदनौर पर अधिकार कर लिया। 3 वर्ष तक उस पर जोधपुर का अधिकार रहा। 1562 ईस्वी में राव मालदेव का स्वर्गवास होने के पश्चात उस पर पुनः मेवाड़ राज्य का आधिपत्य हो गया। 1563 ईस्वी में बदनौर परगना फिर जयमल मेड़तिया को प्रदान किया गया। तब से ये क्षेत्र उन्हीं के वंशजों के अधिकार में चला आ रहा है। आसपास के गांवों में अभी भी मेर लोग आबाद है जो प्राय कृषि कार्य करते हैं। 1605 ईस्वी में जन्मे सांवलदास ने जब बदनौर की जागीर संभाली तो बदनौर में मेर जाति के उपद्रव का दमन कर बदनौर में शांति स्थापित कर देवगढ़ को भी इस समस्या से मुक्त कराने की ओर ध्यान दिया। 11 माह बाद लगातार वहां रहकर ठाकुर सांवलदास ने मेरों से अनेक युद्ध किए। मेरों के संपूर्ण उपद्रव को शांत कर उत्तम रीति से वहां प्रबंध दुरुस्त किया। वहां अपने नाम की सामल बावड़ी खुदवाई जो आज भी विद्यमान है। बसायो जब बसियो देवगढ़ सांवलदास दवारारो ऊपर दियो मार लियो मेवास। मेवास का मतलब मेवों के ठिकाने। एक बहुत टिपिकल ज्योग्राफिकल पोजीशन होती है। 3 ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ वो क्षेत्र जहां मेर लोग अपना मेवासा यानी कि अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो सारे मेवासे बदनौर के ठाकुरों ने जीत लिए, जिसमें मुख्य रूप से वर्धनगिरी और उसके बाद ये बताया गया जैसा देवगढ़, इन्होंने जीत लिया। सांवलदास के चौथे पुत्र राय सिंह के पुत्र इंद्र सिंह ने हथौड़ के मेरों के साथ बड़ी वीरता से युद्ध किया और बुरी तरह से जख्मी हुआ। सांवलदास के 5वें पुत्र अमर सिंह और इनके पुत्र अक्षय सिंह दोनों मेरों से बड़ी वीरता से युद्ध करके हथौड़ में काम आए। इनकी दाह क्रिया बदनौर में हुई जहां 4 स्तंभों की छतरी अभी तक मौजूद है। यानी कि जिन्हें मेर कहा जा रहा है उन चीता बर्डों ने हमेशा हमेशा बदनौर राज्य से संघर्ष किया और उनके कई राजकुमार और कई सामंतों को उन्होंने न केवल परेशान किया बल्कि समय समय पर उनका वध भी किया। विक्रम संवत 1762 यानी कि 1705 ईस्वी के कार्तिक मास में मगरा मेरवाड़ा के मेरों ने झाक, हथूण और चांग के खांजी ने बहुत उपद्रव उठाया। इन पर इनको दंड देने के लिए उदयपुर से महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने नगजी धाबाई के अधिकार में बड़ी सेना भेजी, परंतु मेर परास्त न हो सके। यह देखकर ठाकुर यशवंत सिंह बदनौर ने अपनी सेना लेकर मेरों पर चढ़ाई की। कालिंजर में इनका मेरों के साथ बड़ा प्रचंड संग्राम हुआ, जिसमें मेरों को परास्त होकर युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। इस युद्ध में बदनौर के भी बहुत से सैनिक मारे गए और यशवंत सिंह के भी अनेक घाव हुए। इसी वर्ष फिर हाजी खान ने सिर उठाया और हुरडा के हाकिम को पकड़कर मगरे में ले गया। देखिए हिमाकत, देखिए ताकत, जोश। इस घटना का समाचार पाते ही यशवंत सिंह ने पुनः हाजी खां पर आक्रमण किया, उसको मारकर हुरडा के हाकिम को छुड़ाया। चांग के किले को तोड़कर वहां पर मेवाड़ का राज्य स्थापित किया। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने यशवंत सिंह की इस प्रचंड वीरता से प्रसन्न होकर उनके पास खास रुक्के भिजवाए। विक्रम संवत 1787 यानी 1730 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की आज्ञानुसार बदनौर के ठाकुर जय सिंह ने मेरवाड़े के मेरों पर, जिन्होंने बड़ा उपद्रव मचा रखा था, आक्रमण किया। ठाकुर जय सिंह ने मसूदे के ठाकुर सुल्तान सिंह को भी कहलवाया कि शामगढ़ और लूलवा के मेर आपको बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, अतः आप और मैं दोनों ही मिलकर इनको परास्त करें। इस पर ठाकुर सुल्तान सिंह भी इस युद्ध में सम्मिलित हो गया। ठाकुर जय सिंह ने इस युद्ध में अनुपम साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, शत्रुओं का भयंकर संहार किया। मसूदा का ठाकुर सुल्तान सिंह इस युद्ध में मारा गया। ठाकुर जय सिंह भी घायल होकर मूर्छित हो गया।
परंतु अंत में विजयी होकर लौटा। प्रसन्न होकर महाराणा संग्राम सिंह ने ठाकुर जय सिंह को कई उपहार दिए। सुल्तान सिंह के उत्तराधिकारियों को भी कई इनाम दिए गए। 1731 में ठाकुर जय सिंह ने अतुण के खान हरी खां पर भी अपने भाइयों के साथ चढ़ाई की। हरी खां के साथ 400 आदमी रहते थे और वे मेवाड़ में बहुत दूर दूर तक धाड़े मारा करता था। एक घाटे पर तो ठाकुर जय सिंह और दूसरे 2 घाटों पर उसके भाई संग्राम सिंह, जिसे जगपुरा मिला हुआ था, और वह नाहर सिंह बैठ गए। रात्रि के पिछले पहर जब हरी खां धाड़ा मारकर वापस आ रहा था, अचानक तीनों भाइयों ने आक्रमण कर हरी खां अतुण को मार डाला। 1818 में मगरे के मेरों ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नसीराबाद से आई सेना को पाकरी आवास घाटे में बुरी तरह से मार भगाया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें दबाने के लिए महाराणा मेवाड़ को लिखा कि वे मेरवाड़े में अपने हिस्से का प्रबंध करें। कर्नल टोड ने महाराणा की सम्मति से मेरवाड़े पर रूपायली के ठाकुर सालिम सिंह की अध्यक्षता में बदनौर, देवगढ़, आमेर, बनेड़ा आदि सरदारों की सेना भेजी। यानी कि इतने सारे राजे रजवाड़े यहाँ के मेरों के मेर कहा जा रहा है, लेकिन ये मेर नहीं थे। उनके खिलाफ इतने सारे राजा रजवाड़ा और अंग्रेज सब एक हो गए और मेवाड़ के पूर्वोत्तर भाग के सभी छोटे बड़े सरदारों, जागीरदारों, भौमियों, ग्रासियों आदि को भी मेरवाड़े की ओर भेजा। मेरों ने भी ये समाचार सुनकर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और पहाड़ों के संकीर्ण मार्गों की नाकेबंदी कर दी। ये देखकर सालिम सिंह ने पहाड़ों पर आक्रमण करने का इरादा ही छोड़ दिया। इसी समय कुछ अंग्रेजी सेना भी आ गई। दोनों सेनाओं ने मिलकर मेरों के मुख्य ठिकानों बोरवा, झाक, लूलवा व शामगढ़ पर अधिकार कर लिया। मेरों ने पहाड़ियों में शरण ली। इस पराजय के बाद सब स्थानों पर थानों का प्रबंध हो जाने से मेरों के निकलने के मार्ग अवरुद्ध हो गए। परंतु ठाकुर सालिम सिंह तथा अन्य सरदारों के लौटते ही मेरों ने फिर विद्रोह कर दिया। झाक, बोरवा व लूलवा के थाने जला दिए गए। अंग्रेज कारिंदों को मार दिया गया। ठाकुर सालिम सिंह तथा नसीराबाद के कुछ अंग्रेजी सेना ने मिलकर इनके ठिकानों पर 1819 में पुनः आक्रमण किया और इस बार शामगढ़, लूलवा, जाक, बोरवा, अथूण, रामपुरा, सापोड़ा, बड़ी, कुकड़ा, बरार, चांग, सारोड़, जवाजा आदि स्थानों पर अधिकार कर थानों का प्रबंध कर दिया। रामगढ़ सेडोतान की लड़ाई में हथूण का भोपत खान तथा उसके 200 मेर साथी बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। मेवाड़ के सरदारों में भगवानपुरे के रावत खेत रहे। संपूर्ण मेरवाड़े में मेरों के विद्रोह को शांत कर मेवाड़ी सेनाएं अपने अपने ठिकानों की ओर गई। 1819 में अंग्रेजी सरकार ने अजमेर प्रांत में अपनी स्थायी राजधानी स्थापित कर राज्य प्रबंध में सुव्यवस्था कायम की। मेरों का सैनिक शक्ति द्वारा दमन करने के बाद अंग्रेजी सरकार ने इस प्रदेश पर तीनों राज्यों मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर का संयुक्त जो अधिकार था उसे उचित न समझा और समस्त प्रदेश को अपने अधीन करना चाहा। इस हेतु रेजिडेंट मेजर ऑक्टरलॉनी बहुत आतुर थे, जिसका विरोध हुआ। मेरों को काम पर लगाने और मेरवाड़े की रक्षा करने के उद्देश्य से ऑक्टरलॉनी ने मेरवाड़ा बटालियन संगठित की। मेवाड़ तथा जोधपुर ने इस सेना के खर्च के लिए 15,000 रुपए वार्षिक देना स्वीकार कर लिया, परंतु महाराणा ने नकद धनराशि देने से इनकार कर दिया और 10 वर्ष के लिए मेरवाड़े के अपने गांव अंग्रेजी सरकार के सुपुर्द कर दिए। मेवाड़ राज्य अंतर्गत मेरवाड़ा प्रदेश के साथ बदनौर के भी 26 गांव इस प्रबंध के लिए अंग्रेज सरकार को दिए गए, जिसकी आमदनी से इस मेरवाड़ा बटालियन का प्रबंध करना था। वो गांव थे बारोही, टोकसी, टिबाणा, आमणोर, दोठी, भेंकड़ो, पाड़लो, नाड़ोई, बार, जेतगढ़, भेरूखेड़ा, तीतरी, घाटो, सुवाजनो, खेड़ी को खेड़ो, अजीतगढ़, विहार, भरतवा, बड़कोचरा, सोनाणा, बिलियावास, तारागढ़, रडाणो, जीवाणो, झाक, सारोठ, ये सब अंग्रेजी सरकार के अधिकार में चले गए, जिससे बदनौर को काफी हानि उठानी पड़ी। हम ये जो चर्चा कर रहे हैं वो बदनौर और मेरों
का संबंध किस प्रकार से रहा